ये बाजार ने पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन दिवाली से कुछ पहले ही बाजार ने रफ्तार पकड़ी है। बैंक निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई लगा चुका है और निफ्टी भी नए शिखर की ओर बढ़ रहा है। कंपनियों के नतीजे भी बेहतर रहे हैं। जीएसटी कटौती और ब्याज दरों के नीचे आने से कंजम्पशन को भी एक पुश मिला है। ऐसे में क्या भारतीय बाजारों के लिए गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन रहा है और किन थीम्स पर फोकस करना चाहिए? हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मॉर्गन स्टैनली के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई। रिदम जी, सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली वाले दिन आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी दिवाली टू यू। अनुज, आपको भी शुभ कामनाएं दिवाली की और दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली और आगे वाले साल के लिए खूब खूब अभिनंदन। रिदम जी, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मार्केट में भले ही काफ़ी पेन रही हो, लेकिन आप काफ़ी बुलिश रहे हैं मार्केट पर। और आपकी एक लास्ट रिपोर्ट में पढ़ रहा था, आपने कहा था द इक्विटी मार्केट में बी अंडर एस्टिमेटिंग द लाइकली टर्न इन ग्रोथ साइकिल, द अर्निंग्स एंड मार्केट पीक इज इन फ्रंट ऑफ अस। आप काफ़ी समय से रहे हैं बुलिश मार्केट पर। आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बेरिशनेस हो गई थी मार्केट में और अर्निंग्स को लेकर खास तौर से बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव व्यू हो गया था? एफआई की सेलिंग, लगातार बहुत कुछ नेगेटिव मार्केट ने झेला, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। सो अनुज, अगर मैं एक शब्द में पूरा अपना जो आगे का जो इंटरव्यू आने वाला है वो उसको समराइज कर दूँ तो वो है रिफ्लेशन, जिसको हम हिंदी में अनुवाद करते हैं पुनः मुद्रास्फीति, रिफ्लेशन। सो क्या हुआ है कि सरकार ने और ख़ास करके आरबीआई ने ये तय किया है कि हमारे ग्रोथ को बढ़ाना है और उसके विरुद्ध अगर आप काम करोगे तो बहुत पछताओगे। यू नेवर, अंग्रेजी में कहा जाती है, यू नेवर फाइट द सेंट्रल बैंक। तो अभी सेंट्रल बैंक को अगर आपको सेंट्रल बैंक के साथ झगड़ना है तो वो आपका नुकसान है। तो ये स्थिति ऐसी हुई है कि फरवरी से लगातार हमारे आरबीआई ने ये कोशिश जारी रखी है कि कैसे इकोनॉमी को टर्न करें। और जो सितंबर में जीएसटी रेट कट्स हुए उसमें सरकार ने भी उनको साथ दे दिया। और अक्टूबर में जो पॉलिसी आई उसमें रेट कट नहीं था, लेकिन काफ़ी कुछ डीरेगुलेट किया लोन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो आज स्थिति ये है कि लोन ग्रोथ जो पिछले कई महीनों से 9-10% के आसपास चल रही है वो बढ़ के 12-13 हो सकती है अगले 12 महीने में। और उससे लेके जो अर्निंग्स ग्रोथ जिसकी आप बात कर रहे थे, जो 3-4-5% चल रही है, जो इंडेक्स आप पकड़ो उस हिसाब से, वो मेरा ये मानना है कि 15-20% पे आ जाएगी। ये जो आज निफ्टी का लेवल है उसमें 15-20% ग्रोथ है, मेरे हिसाब से नहीं है। तो अगर दुनिया में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, और बहुत कुछ हो सकता है गड़बड़, क्योंकि यहाँ एक ट्रेड वॉर चल रहा है, कुछ युद्ध चल रहे हैं, यूएस में रिसेशन आने की संभावना है, यूएस के मार्केट्स बहुत हाई हैं और पूरा एक एआई का माहौल है जिसमें इंटरनेट की याद आ जाती है। तो काफ़ी कुछ खराब हो सकता है अगले 12 महीनों में, लेकिन अगर बहुत कुछ खराब नहीं हुआ तो ये निफ्टी यहाँ से काफ़ी बढ़ सकता है। मेरा ये मानना है निफ्टी यहाँ से काफ़ी बढ़ सकता है। आपने एक और चीज़ कही थी, आपकी मैं सितंबर एंड की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि रिस्क टू द अपसाइड, कैटलिस्ट अहेड अर्निंग्स में। आपने ऑलरेडी इसको मेंशन किया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रहा बैंक्स। अगर आप देखें तो बैंकों में जो तेज़ी हुई, और बैंकों में तो पिछली आरबीआई की पॉलिसी उसमें क्लियर हो गया था कि जो उससे पहले सरकार जो सेंट्रल बैंक का व्यू था उसको चेंज करने को तैयार थे कि पहले उन्होंने कहा था कि एक ही रेट कट होगा, अब वो बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ पर फोकस करेंगे क्योंकि अब इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है। क्या बैंक्स यहाँ से भी मार्केट को लीड करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा पिलर मार्केट के लिए, हमारी मार्केट के लिए बैंक्स ही हैं। बिल्कुल अनुज, बैंक्स ही लीड करेंगे क्योंकि बैंक्स के स्टॉक्स अभी भी सस्ते हैं और काफ़ी अर्निंग्स ग्रोथ आने वाला है। जो पिछला क्वार्टर था वो तो एक्चुअली ख़राब क्वार्टर होना चाहिए था, उस ख़राब क्वार्टर में भी बैंक्स ने अच्छी अर्निंग्स दिए हैं। सो जो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो सीमित है और मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने वाले हैं। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये स्टेबल हो सकता है। हमारा ये मानना है कि आरबीआई एक और या 2 और रेट कट कर सकती है। अगर वो किया तो एक आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बैंक्स में ज़रूर मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है जो निम्स में जो
नीचे जा सकते थे वो सब हो गया है। और मैंने जैसे समझाया, यहाँ से लोन ग्रोथ बढ़ने वाली है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, और थोड़ा सा लोन ग्रोथ 10 का 12 होता है तो अर्निंग्स 10 का 12 वो 2% से नहीं बढ़ते, वो 10% से बढ़ते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता है। क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो तो सीमित है, वो लोन ग्रोथ के साथ बढ़ते नहीं है, तो काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज है। सो मेरा ये मानना है कि अगले 12 महीने में बैंक्स की अर्निंग्स बहुत ठीक ठाक रहेगी पिछले 12 महीने की तुलना में, और शेयर अभी भी सस्ते हैं। ये जो आपने बात कही, अब अगर डबल डिजिट लोन ग्रोथ आएगी बड़े बैंकों की, तो कंपनियां तभी लोन लेंगी जब वो केपेक्स करेंगी, या फिर उनको वो कंजम्पशन में वो रिवाइवल दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे लिए कंजम्पशन एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रही है। क्या जीएसटी कट, उससे पहले इनकम टैक्स कट, जो 3 लाख का स्टिमुलस, 3 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया है, क्या उसकी वजह से कंजम्पशन, ऑटोज, एफएमसीजी, रिटेल, इनमें आप एक अर्निंग्स एक्सप्लोजन देखते हैं आगे जाते हुए? अनुज, एक्चुअली स्टिमुलस 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 3 लाख करोड़ तो सरकार ने दिया है। आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में ऑलमोस्ट 10% वहाँ दे दिया है। कोई भी गाड़ी खरीदता है 80% गाड़ी लोन पे आती है। रियल एस्टेट लोन पे आता है, तो उनके भाव आरबीआई के रेट काटने से 10% गिरे हुए हैं। ऊपर से आपने जीएसटी 10% काटा है। 20% अगर आप भाव काटते हो तो एक कंप्लीटली नया जो कंजम्पशन सेक्शन है इस सोसाइटी का, वो आ जाता है। तो कंजम्पशन में तेजी होगी, और ये जो आप लोन ग्रोथ की जो सवाल था आपका, वो कंजम्पशन से होगा। और जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा फिर आपको कैपेक्स आएगा। कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ पीछे से आएगा, पहले रिटेल लोन ग्रोथ जाएगा ऊपर। और मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। 2 साल पहले कंज्यूमर अनसिक्योर्ड क्रेडिट 30% के ऊपर चल रहा था, वहाँ से गिर के 7 पे आ गया है। अगले 12 महीने में वो 15 हो गया तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। वहाँ से आपको फिर वो कैपेक्स दिखेगा। वैसे ही बहुत सारे सब सेक्टर्स में कैपेक्स तो हो चुका है और हो रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर में, डिफेंस में, सोलर में काफ़ी हद तक वहाँ कैपेक्स बढ़ रहा है। आप एप्पल सप्लाई चेन देखिए। सो ये सब कैपेक्स हो रहा है, और जनरल कैपेक्स आएगा। सो ग्रोथ में मुझे लग रहा है अभी भी रिस्क टू द अपसाइड ही है। और ये रियल ग्रोथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग अगर रियल ग्रोथ तो 7.5% है। नॉमिनल ग्रोथ, इस रिफ्लेशन का यही अर्थ होता है कि नॉमिनल ग्रोथ बढ़ेगा, और अर्निंग्स नॉमिनल ग्रोथ पे आधार है, रियल ग्रोथ पे नहीं है। सो नॉमिनल ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में 8.8% था, वो बढ़ के मुझे लग रहा है 11 के आसपास आ जाएगा अगले 12 महीने में। और वो नॉमिनल ग्रोथ जब 9 से 11 होता है तो अर्निंग्स 5 का 20 होता है। ये रिफ्लेशन की जो आपने बात की, इसका कोई लास्ट एग्जांपल, जैसे 91 का एग्जांपल दिया जाता है, कोविड के बाद का कुछ एग्जांपल दिया जाता है, तो क्या मतलब पिछले 15 सालों में 2 एग्जांपल है। एक तो 2008 में और दूसरा 2020 में। मैं और एक बात बोलूं, अप्रैल में जब आरबीआई ने रेट काटा और सीआरआर दोनों साथ में काटे, ये डबल रेट कट किया और सीआरआर कट किया, ये पिछले 25 साल की आरबीआई के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में और कोविड में। और अप्रैल में माहौल ऐसा कुछ नहीं था, कोई क्राइसिस का नहीं था, ठीक बात है। एक ग्रोथ स्लोडाउन था सिर्फ। तो जो रिस्पॉन्स था उनका बहुत बड़ा था। तो उससे अगर इकोनॉमी टर्न नहीं हो, जैसे मैं अपने लोगों को ऑफिस में बोलता हूँ, अगर इससे इकोनॉमी टर्न नहीं हुई तो हम सब रिटायर हो जाने चाहिए। खैर आप तो हो सकते हैं रिटायर, मतलब आप तो पैशन के लिए शायद काम कर रहे हैं जी। अच्छा एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके की हमने एफआईआई की सेलिंग देखी है, क्या कुछ सरकार और आरबीआई के दिमाग में, उनकी पॉलिसी में, क्या उसका भी एक फैक्टर रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रेस क्रिएट कर रहा है हमारी मार्केट में, जिस तरीके की एफआईआई सेलिंग लगातार रही है? एफआईआई सेलिंग के 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि हर एक दिन 9.25 को डोमेस्टिक इन्वेस्टर आ जाता है, और ये अनुज समझने की बात है कि डेली ट्रेडिंग में सिर्फ 2 प्रकार के इन्वेस्टर हैं, एक डोमेस्टिक है और एक फॉरेन इन्वेस्टर है। अगर एक इन्वेस्टर हर दिन 9.25 को 100-200 मिलियन डॉलर का बिड डालता है तो दूसरे को बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको भाव नहीं छपेंगे, ट्रेड ही नहीं होगा। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ने इश्यूएंस शुरू किया तो फिर फॉरेनर ले सकते हैं। मेरा ये मानना है अगर अगले 6-12 महीने में कॉर्पोरेट इश्यूएंसेस बढ़ेंगे, इसलिए आपको फॉरेन बाइंग आ जाएगी।
एक तीसरा सेलर चाहिए बाजार में, नहीं तो बाइंग आप कर दोनों साथ में बाइंग नहीं हो भी कर रहा है सकते। ना, आईपीओस तो एकदम रिकॉर्ड लेवल पे हैं। पर जो डोमेस्टिक बाइंग है उससे कम हो रहा है, ओके उससे ज्यादा इश्यूएंस चाहिए, Okay. तभी जाके फॉरेन खरीद सकते हैं। तो ये टेक्निकल बात हुई। ओके फंडामेंटल दो बात है। हाँ। एक तो ये है कि पिछले सितंबर में जब चाइना ने अपना स्टिमुलस अनाउंस किया था सितंबर 25 तारीख के आसपास, तभी ये तय हो गया कि चाइना का ग्रोथ बढ़ेगा और हमारा ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा था। तो ग्रोथ के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर निकल के चाइना चले गए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि पिछले 6 महीनों में दुनिया भर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम टूरिस्ट मनी कहते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको सबको एआई ट्रेड करना है। और भारत में ऐसा कोई डायरेक्ट एआई ट्रेड नहीं है। हाँ बड़ी मात्रा में नहीं है, छोटे छोटे होंगे लेकिन बड़े 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 एआई ट्रेड्स नहीं है, जो चाइना में है, कोरिया में है, ताइवान में है, अमेरिका में है। तो ये सब मार्केट्स पिछले 12 महीने से बहुत बढ़ गए हैं एआई के कारण। अगर आप एसपीएक्स को देखो तो एआई को आप निकाल दो तो एसपीएक्स कहीं नहीं गया है, एक्चुअली गिरा है। तो पूरा एआई का ट्रेड है, इंडिया भारत में नहीं है। तो अब दो चीज बदल सकती है, तीनों चीज बदल सकती है। ग्रोथ अपना यहाँ से बेहतर होगा, दूसरा कॉर्पोरेट इश्यूएंसेस बढ़ेंगे तो जगह मिलेगी फॉरेन इन्वेस्टर्स को खरीदने को, और तीसरा ये मुझे पता नहीं है लेकिन अगर एआई ट्रेड थोड़ा फेड हो गया, थोड़ा कम हो गया, तो भारत में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो नहीं, जो आपने बात की, बिल्कुल एआई की बात की आपने, पिछले क्वार्टर में ओरेकल ने एक ही दिन में पूरी इंडियन आईटी कंपनी का मार्केट कैप उससे ज़्यादा ऐड कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक क्या इस स्पेस में हम थोड़ा सा एज ए कंट्री पीछे रह गए? और एक उसी से जुड़ा हुआ सवाल, जो भारतीय आईटी सेक्टर है उस पर अब आपका क्या भी बनता है, जो लॉन्ग टर्म में जिसने काफ़ी वेल्थ जनरेट की है लोगों के लिए, लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी दिक्कतों में रहा है? नहीं, हम किसी मात्रा में पीछे नहीं रहे। पीछे रहने का मतलब ये है कि हमने एलएलएम बिल्ड नहीं किया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट के टाइम पे हमने कोई सर्च इंजन नहीं किया था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गूगल फ्री में मिलने लगा। तो ये एलएलएम की चक्कर नहीं है। जो सही मानने में जो टेक्नोलॉजी भारत को बिल्ड करनी है वो है एम्बॉडीड एआई। आप एआई को फिजिकल चीज में कैसे डाल सकते हैं? जैसे गाड़ी में तो वो सेल्फ ड्राइव कार हो जाती है, मशीन में तो मशीन अपने आप चल सकती है। ये जो मामला है ना, और रोबोट्स, ये जो मामला है ना, वो यहाँ से 5-10 साल आगे है। और कई कंपनियां हैं इंडिया में इस पे काम कर रही है, लेकिन सब प्राइवेट क्षेत्र में है, मतलब लिस्टेड नहीं है। तो वो आएंगे मार्केट में, तो मुझे नहीं लगता हम पीछे रह गए हैं। दूसरी बात है आईटी सर्विसेज की, तो ये लोगों का ऐसा मानना है कि एआई के कारण आईटी सर्विसेज को नुकसान है, लेकिन ये बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। ये जो 2010 में क्लाउड हुआ था, एंटरप्राइज से हम जब क्लाउड में गए, तब यही एक लोगों की राय थी कि क्लाउड आने से आईटी सर्विसेज पीछे हो जाएंगे, क्योंकि एंटरप्राइज में आपको बार बार ऑर्डर मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो दुनिया को एआई को मोनेटाइज जो करना है, जो इन्वेस्टमेंट सब लग रहा है, लेकिन जब आपको मोनेटाइज करना है तो वो काम इसी देश में होगा, क्योंकि किसी देश के पास एट स्केल आईटी इंजीनियर्स नहीं है। तो आप देखोगे कि सब आईटी सर्विसेज कंपनीज को ये ऑर्डर्स आने लगेंगे। हालांकि आज के दिन, सिर्फ आज के लिए, मतलब ये पिछले 3-4 महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स का मानना है कि आईटी सर्विसेज एआई का कॉन्ट्रा ट्रेड है। तो जब तक एआई चल रहा है तब तक आईटी सर्विसेज नहीं चल रही है। जब एआई थोड़ा कम चलने लगेगा तो आप देखोगे ये आईटी सर्विसेज स्टॉक सब चलने लगेंगे। तो अगर आपके पास 3 साल का टाइम है, समय है, और आप ऊपर नीचे होने वाले नहीं हो, यहाँ पे भी आप bearish नहीं। यहाँ से आईटी सर्विसेज मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट में बनता है। आउट परफॉर्म करेंगे आईटी सर्विसेज यहाँ से? थोड़ा लंबा समय का व्यू रखना पड़ेगा। 3 साल का व्यू हो तो 3 नहीं, 1-2 साल में भी हो सकता है, लेकिन हो सके 1-2 क्वार्टर में कुछ नहीं मिले, क्योंकि अभी तो बैंक्स में तेजी है। अभी तो बैंक्स में तेजी है। अच्छा, आपने बैंक्स की तेजी की बात की, आप आई एम श्योर, मैं ये स्टॉक स्पेसिफिक सवाल नहीं है, लेकिन बड़ी डील हुई आरबीएल बैंक में, एमिरेट्स 60% स्टेक
की बात हुई, उससे पहले हमने मनापुरम में बेन का एक मूव देखा था, उन्होंने एक काफ़ी बड़ा कंट्रोलिंग स्टेक लिया था। ये जो बाहर से पैसा इन कंपनियों में आ रहा है, बैंक्स और एनबीएफसीज में आ रहा है, ये क्या बता रहा है आपको? अब आप पीछे हट के देखेंगे तो भारत में का जो टोटल कर्जा है हाउस होल्ड सेक्टर और कॉर्पोरेट में मिला पूरे भारत का? हाँ 75% है जीडीपी के तुलना में। ओके। और इसको हम अगर पर कैपिटा इनकम से भी एडजस्ट करें तो भी ये दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। तो यहाँ से ये बढ़ने वाला है, ये अगले 5 साल 10 साल में 100% के आसपास हो जाएगा। अब आपका नॉमिनल जीडीपी 10-11% ग्रो हो रहा है, क्रेडिट शेयर इन जीडीपी बढ़ रही है, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ 12-13% हो सकता है। और उस पर आप अर्निंग्स ग्रोथ अगर 15% कर लो तो मिलना मुश्किल है आपको फाइनेंशियल सेक्टर में दुनिया भर में जहां 15% कंपाउंडिंग होए 5-10 साल के लिए। सो मुझे बिल्कुल यहाँ पे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल बोल रहा है कि ये हमें खरीदना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आप देखो तो। फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी निफ्टी का 1/3 से ज़्यादा है एक्चुअली। तो क्या इस साल पॉसिबल है कि हम निफ्टी पर एक 30,000 तक की एक चाल देख लें? क्योंकि पिछले 1 साल कुछ नहीं किया है। जैसे अनुज मैंने पहले बताया ना कि दुनिया में बहुत सारा है जो गलत हो सकता है। हाँ। तो निफ्टी का तो निफ्टी का एब्सोल्यूट लेवल जो है ना वो कुछ हद तक पूरा नहीं, कुछ हद तक बाकी बाजारों पे निर्भर है। अगर यहाँ से एसपीएक्स गिर गया 10% तो निफ्टी को बढ़ना मुश्किल है। हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ अगर होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस एब्सोल्यूट लेवल का यही एक मामला है कि बाकी बाजार क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इंडिया यहाँ से भारत का मार्केट दूसरे देशों को आउट परफॉर्म करेगा, और अगर दूसरे मार्केट में कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो यहाँ से 15-20% निफ्टी तो बढ़ सकता है। 15-20% निफ्टी बढ़ सकता है अगले साल में। हाँ, लेकिन वो एक मैंने कैविएट है। अगर मान लो सपोज करते हैं हम कि यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आई तो 15-20% निफ्टी बढ़ सकता है, जो आपको 15% बढ़ गया तो 30,000 के ऊपर निकल आएंगे आराम से। हाँ, हो सकता है। ओके। तो इस समय एक और चीज जो बात हो रही है कि लार्ज कैप्स में एक मूव आना शुरू हुआ है बहुत समय के बाद। अब तक मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे थे क्योंकि पूरा का पूरा डोमेस्टिक पैसा वहां जा रहा था। अब एक साइन ऑफ रिवर्सल, पहले साइन ऑफ रिवर्सल एफआईआई के पैसे के, और हमने लार्ज कैप में मूव्स देखने शुरू करे हैं। क्या आप यहाँ से अब नैरो मार्केट पर ज्यादा फोकस करेंगे बजाय कि ब्रॉड मार्केट के? कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपको तय करना है। मुझे लगता है कि रिटर्न्स की इतनी डिस्पर्जन नहीं होगी, डिस्पर्जन का हिंदी अनुवाद नहीं आता है मुझे, लेकिन उतना फैलाव नहीं होगा कि लार्ज कैप इधर रहेंगे और मिड कैप रहेंगे। मुझे लगता है सब एक साथ ही ऊपर जाएंगे। ये मार्केट जो है वो मैक्रो पे चलने वाला है, स्टॉक पिकिंग पे नहीं चलने वाला है यहाँ से। तो मैक्रो में जब मार्केट चलता है तो लार्ज कैप मिड कैप सब साथ में ऊपर जाते हैं। उसमें हम बैंक्स ले लो, कंज्यूमर स्टॉक्स ले लो, ये लीड करेंगे और डिफेंसिव सेक्टर्स पीछे रह जाएंगे क्योंकि ये मैक्रो ट्रेड है। सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको मिड कैप और लार्ज कैप में ज़्यादा अंतर करने की ज़रूरत है। हालांकि एक बात मैं कह दूं जो पहले नहीं हुई थी कि अगर आप फॉरेन हेज फंड्स को देखें तो उनकी शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी है, बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पर थी। तो वो ये जो शॉर्ट कवरिंग होगा उसे लार्ज कैप पे ज़्यादा फायदा है। क्योंकि मिड कैप में उतना शॉर्ट कवरिंग का कोई, ये निफ्टी पे शॉर्ट्स है तो वो लार्ज कैप इंडेक्स पे ज़्यादा असर करेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की। वैसे डिस्पर्जन का हिंदी वर्ड फैलावी है, तो आपकी हिंदी माशाल्लाह बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, ये आपका एक बेस केस 50% प्रोबेबिलिटी सेंसेक्स का 89,000 का है, और बुल केस जिसकी आपकी 30% प्रोबेबिलिटी सेंसेक्स 1 लाख। अभी हम हैं 84,000 पर। तो ये 1 लाख होने के लिए क्या क्या सही जाना चाहिए? मतलब ग्लोबल मार्केट की आपने बात कर ली, सिर्फ एक वही कैवेट रह गया, अगर ग्लोबल मार्केट ठीक रही तो वो आपका बुल केस प्ले आउट हो जाएगा? ये टैरिफ का जो मामला है ना वो हल हो जाना चाहिए। Okay. ये बार बार हम सवेरे उठते हैं और कुछ टैरिफ पे आता है, वो हट जाए तो अच्छा रहेगा। मैक्रो मतलब इकोनॉमी के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट पे असर होगा उसका। तो वो एक है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि कोई ग्लोबल एक्सीडेंट ना हो जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बुल केस के लिए। और तीसरा कि यहाँ पे जो पॉलिसी मोमेंटम है वो जारी रहेगी।
उसमें मुझे ज़्यादा शक नहीं है। मुझे लगता है सरकार की ओर से, स्टेट्स की ओर से, जहाँ पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स है जो बड़े मात्रा में रिफॉर्म कर रहे हैं, और आरबीआई की ओर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है, तो उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क तो बाहर से ही है, क्योंकि टैरिफ भी बाहर का मामला है और एक्सीडेंट भी बाहर का मामला है। टैरिफ में आपको क्या लगता है, क्या मार्केट वर्स्ट केस पचा चुका है या फिर इससे भी ज़्यादा खराब हो सकता है आपके हिसाब से? ये अनुज, अगर हम एक्सपोर्ट डेटा देखें अगस्त और सितंबर का, तो उससे ये दिखता है कि ज़्यादा असर नहीं पड़ा है अभी तक। सिर्फ टेक्सटाइल को छोड़ दे तो उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, बट ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। अब कुल मिला के जिन चीज़ों पे टैरिफ है वो जीडीपी के 1-1.5% के आसपास है, तो इतना जीडीपी पे असर नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि सेंटिमेंट सुधर जाएगा, और वो एक ओवरहैंग चला जाता है, वो बार बार कुछ ना कुछ आते रहता है, तो इसलिए बुल केस के लिए वो महत्वपूर्ण है। बेस केस के लिए वो मेरे हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले एक महीने की सबसे बड़ी स्टोरी रही है गोल्ड और सिल्वर। ये क्या पूरी की पूरी डॉलर की ट्रेड है जो सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड एक गोल्ड सिल्वर खरीद रहे हैं, सिर्फ एक उसका इम्पैक्ट है या कुछ एक टेक्टोनिक शिफ्ट है? और क्या गोल्ड सिल्वर भी लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए? मुझे ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन जो आप बात कर रहे हो ये करेंसी ट्रेड, ज़्यादा मात्रा में ये करेंसी ट्रेड है। और डॉलर को 2022 से, जब से वॉर शुरू हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था रशिया और यूक्रेन में, और जब रशियन प्राइवेट एसेट्स को जब्त किया था खूब सारी सरकारों ने, तब से ये सेंट्रल बैंक्स जैसे आरबीआई, चाइना, ये गोल्ड खरीदना शुरू किए। उन्होंने अपना सेंट्रल बैंक का फैलाव बढ़ाया है। पहले काफ़ी यूएस ट्रेजरी होती थी, अब यूएस ट्रेजरी से दूसरी एसेट क्लासेस में जा रहे हैं। चाइना ने तो बिटकॉइन भी खरीदा है बड़ी मात्रा में। तो ये डॉलर का ही एक ट्रेड है, लेकिन मेरा ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है गोल्ड यहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, गोल्ड यहाँ से कहाँ जाएगा, ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो आपकी, मैं आपके पुराने क्वेश्चन पर वापस आ रहा हूँ, तो 2026 में क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि एफआईआई भी खरीदे, डीआई भी खरीदे, लेकिन हमारी आईपीओ मार्केट रिकॉर्ड लेवल पर आ जाए? ऑलरेडी हम वो कुछ साइंस देख रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो कोरियन कंपनी का आईपीओज आ रहे हैं, ये क्या इस तरीके से बाकी एमएनसीज भी आपको लग रहा है कि आगे और आईपीओ आएंगे? क्योंकि इंडिया में वो वैल्यूएशंस मिल रही हैं उनको। रिकॉर्ड नहीं होगा आईपीओ में। ओके, रिकॉर्ड में आपको समझाता हूँ। 2007 में हुआ था, तब जीडीपी की तुलना में 3% ऑफ जीडीपी आईपीओ मार्केट में हुआ था। अब आप समझ लो अगले साल जीडीपी करीबन $4.5 ट्रिलियन होगी, उसका 3% आप पकड़ो तो $135 बिलियन का इश्यूएंस होना है। मतलब हर महीने लगातार 12 महीने तक 10-11 बिलियन डॉलर का आईपीओ। तो उतना तो मुझे दिख नहीं रहा है। वो स्थिति मुझे लगता है 3 साल के बाद आएगी, और वहाँ पे मार्केट का टॉप भी लग सकता है। ऐसे जोर से अगर आईपीओ आने लगे तो फिर मार्केट का टॉप भी लग सकता है, लेकिन वो अगले साल का सिचुएशन नहीं है। रही बात मल्टीनेशनल कंपनी की, वो तो बहुत स्पेसिफिक है हर कंपनी का। ये एक आप इसका जनरलाइज नहीं कर सकते हो। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में ऑलरेडी लिस्टेड है, तो ये आज का कुछ नया नहीं है इसमें। और इसका जनरलाइज मैं एक ट्रेंड नहीं बनाऊंगा। अच्छा, अब भी आप सुबह उठकर अपने आप को चिमटी काटते हैं क्या कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं हो रहा हूँ कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं अनुज। आप देखो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ग्लोबल जीडीपी की 20% ग्रोथ इस देश से आने वाली है। अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो जिसकी दुनिया भर में धंधे हो, आप भारत को कैसे इग्नोर कर सकते हो? अब जैसे कि एप्पल ने किया है, पिछले साल एप्पल का 100% ग्रोथ भारत से आया था। हो सकता है ये साल 150% आ जाए। अब वो कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? उनको आना ही पड़ेगा ना। और अगर ये स्केल पे भारत परफॉर्म कर रहा है तो उनको फैक्ट्री भी लगानी पड़ेगी। अब ये जो है सब मल्टीनेशनल कंपनीज को यही एक तय करना है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, जो बहुत लोग
एफडीआई की जब बात होती है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में बात होती है, लेकिन अपने यहाँ बड़े मात्रा में जॉब क्रिएशन और एफडीआई सर्विसेज में आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। और सर्विसेज में हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में तो फिर भी वियतनाम है, चीन है, फिलीपींस है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज होगी, लैटिन अमेरिका है। सर्विसेज में किसी का कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एट स्केल जो हम स्किल प्रोवाइड करते हैं और जिस खर्चे पे हम करते हैं कहीं कहीं और नहीं मिलता है। और ये अगर आपको 1000 इंजीनियर हायर करने हैं कुछ सॉफ्टवेयर के काम के लिए, तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ यहाँ पे मिलता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, लोग निंदा करते हैं भारत की कि हमने कोई चाइनीज़ कंपनीज की तरह मैन्युफैक्चरिंग में कुछ किया नहीं है। मैं बोला हमारे सर्विसेज कंपनीज को एक बार चाइना खड़ा करके दिखाएं, 20 साल का समय देता हूँ, नहीं कर पाएंगे। हाँ। वो हमारी स्पेशलिटी है। और अब देखो मैन्युफैक्चरिंग का जो ट्रेडेड जीडीपी है, अच्छा 24 ट्रिलियन डॉलर है, और वो ज़्यादातर अब एज अ शेयर ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग मेरे हिसाब से पीक हो गया है। क्योंकि ये आत्मनिर्भरता जो हमारे प्रधानमंत्री ने 5-6 साल पहले की थी, वो अब सब लोग बोल रहे हैं, तो काफ़ी सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सर्विसेज में 65 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमी है, उसमें से सिर्फ 8 ट्रिलियन ट्रेडेड है। 10 साल पहले सिर्फ 4 था, 4 से 8 हुआ है, 8 से 16 हो सकता है। हमारे ये मानना है कि 40 तक जा सकता है, इतना स्कोप है। उसमें भारत का 6% मार्केट शेयर है। वो अगर मार्केट शेयर हमने डबल कर दिया और सर्विसेज ट्रेडेड डबल हो गए तो 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। ये कहाँ भाव में है? सो मैं तो कई कारण है, ये तो मैंने सिर्फ आपको 2 कारण बताए, लेकिन वन हैज टू बी बुलिश ऑन इंडिया, कोई चारा नहीं है। एक बहुत समय पहले आपने कहा था कि इंडिया में इस समय जो यूएस में 401 के मूवमेंट था, वो चल रहा है। हाँ। तो क्या ये, और इस पैसे की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि ये ज़्यादातर पैसा जो है वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर का पैसा है पोस्ट कोविड जो मार्केट में आया है। क्या उनके लिए आपकी फिर एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, इस दिवाली पर क्या मैसेज होगा कि इस मार्केट में बने रहें, कॉन्फिडेंस रखें, पिछले 1 साल के रिटर्न से अपने आप को ज़्यादा विचलित ना करें? अनुज, आपको ना जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, हाँ। जैसे नीरज भाई चौकसी है, हाँ। उनको बुलाना चाहिए, वो आपको समझाएंगे। हाँ। उनके क्लाइंट से ये सब, हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के क्लाइंट नहीं है ये। हाँ। जो पैसा डालते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटर के क्लाइंट है। हाँ। ओके, तो उनसे आप बात कीजिए, आपको समझेगा। मैं क्या इनको एडवाइस दूं रिटेल इन्वेस्टर को, उनको सब पता है, वो इन्वेस्ट करके बैठ गए हैं, वो लेफ्ट राइट सेंटर देखते नहीं है। हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो पिछले 5 साल से मुझे समझा रहे, देखो एक दिन आपके ये सब चले जाएंगे, मार्केट को 10% करेक्ट होने दो, देखो चले जाएंगे। और मैं उनको 2015 से समझा रहा हूँ कि ये एक अगर मैं हिंदी में कहूँ, घोड़ा तबेले के बाहर निकला, वापस नहीं आ रहा है। तो ये जो इन्वेस्टर है वो जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इनको क्या एडवाइस देनी है? क्योंकि इक्विटी मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो भारत जैसे देश में, सब जगह नहीं, भारत, अमेरिका, ये 2-4 ऐसे मार्केट्स है जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये है ही ऑलरेडी लॉन्ग टर्म, और इसमें अभी ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी कोई एडवाइस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी पता है ये। तो ये घोड़ा जो तबेले से निकला है, अब क्या बेलगाम घोड़ा बन जाएगा आपके हिसाब से? नहीं, ये चल रहा है, अभी तो बहुत समय बाकी है। देखो अमेरिका में 401 के मूवमेंट, ये आप अगर ये मिलेनियम में आए तो वहाँ पे रिटायरमेंट शुरू हो गए, तो आउटफ्लोज आ गए। हमारे यहाँ अगले 30-40 साल तक रिटायरमेंट में ही है। हाँ, 28 साल की एवरेज एज है। हाँ, बहुत समय है रिटायरमेंट के लिए, नेट इनफ्लो ही है। हाँ। और आप ईपीएफओ का रिजल्ट देखो, उनके रिटर्न्स देखो, ये जो उनको रिटर्न मिल रहे हैं वो सिर्फ इक्विटी मार्केट के कारण मिल रहे हैं। अब आरबीआई ने बोला आप इंक्रीमेंटल एसेट एलोकेशन क्यों कर रहे हो 15? आपको पोर्टफोलियो लेवल पे करना चाहिए। अगर ये रिकमेंडेशन हो गई अडॉप्ट, आप कैलकुलेशन कर लो, 25 लाख करोड़ का एसेट बेस है ईपीएफओ का, 9% उनका इक्विटी एलोकेशन है। अगर पूरे एसेट पे 15 करना है तो 1.5 लाख करोड़ की उनकी बाइंग आएगी। चलिए, ये बहुत, मेरे हिसाब से ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड फ्लो पे अभी बहस बंद कर देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बहस तो खैर यहाँ पे है ही नहीं। और जो आपने नंबर मेंशन करे, मैं तो सोच रहा हूँ कैलकुलेटर छोड़िए, एक्सेल में भी कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया रिदम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से, CNBC आवाज़ की तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनुज जी, एंड सब दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत अच्छी दिवाली और नूतन वर्ष ना खूब खूब अभिनंदन। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चलिए इस नोट पर एक बहुत ही बुलिश रिदम देसाई के साथ इस कॉन्वर्सेशन का यहीं पर समापन करते हैं। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।